हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे यूनिट 5 का। पर उससे पहले सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और चलते हैं अपनी यूनिट पर। ये लास्ट यूनिट है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की। आई होप आपने 1 से लेकर 4 तक का वीडियोस देखे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये वीडियो उन चारों के बाद देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको जो ऊपर चारों है उसी का थोड़ा पार्ट इसमें देखने को मिलेगा और एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ा एक एडिशनल चीज़ मिलेगी। बट बेसिकली मुझे लगता है कि आपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। बट इसमें बात कर ली जाएगी कि सीआरएम और एससीएम एक दूसरे से मिलके काम कैसे करते हैं। ठीक है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं और वो क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कैसे फ़ायदेमंद होते हैं, इस बारे में ये पूरी यूनिट डिपेंड रहेगी। तो आई होप कि आपने पहले के वीडियोस देख लिए होंगे और जिसने नहीं देखे हैं प्लीज़ वो देख ले, उसके बाद ये वाली यूनिट देखें। शुरू करते हैं अपनी 5th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, सप्लाई चेन एंड सीआरएम लिंकेज। Customer relationship management and supply chain management are closely linked because both aim to improve customer satisfaction and business performance। दोनों का काम क्या है कि बिजनेस परफॉर्मेंस को अच्छा करना है, इंप्रूव करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करना है। दोनों का एम सेम ही है। While SCM focus on flow of good and materials, CRM focus on the flow of information and relationship with customer। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम क्या होता है? फ्लो देखा जाता है गुड्स और मटेरियल का। ठीक है, आपको 1 से 4 यूनिट देखेंगे तो एससीएम बहुत अच्छे से बताया मैंने, आपको समझ में आएगा। पर जिनको अभी नहीं पता है या क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं कि एससीएम का काम होता है, ऑपरेशंस होते हैं कि गुड्स को कहाँ से कहाँ ले जाना है, किसके सोर्स लगाने पड़ेंगे, किस सोर्स से नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वो फिर कैसे वेयर हाउस में रखना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, फिर उसके बाद कस्टमर तक का कैसे पहुँचाना है, फिर डिलीवरी की जो प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें एससीएम में आती है। तो फ्लो ऑफ गुड एंड मटीरियल्स का ये सप्लाई चेन का काम होता है। सीआरएम का काम होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, किससे रिलेटेड, हमारे कस्टमर से रिलेटेड, और एक रिलेशनशिप जो है हमारे कस्टमर्स के साथ कि वो हमारे साथ उनका पैटर्न क्या है, बाइंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें एनालिटिक्स निकालना, जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। आगे बढ़ते हैं। हाउ सीआरएम एंड एससीएम आर लिंक्ड। अब कह रहा है कि कैसे वो कनेक्ट हैं, कैसे वो लिंक हैं। तो सीआरएम हेल्प्स कलेक्ट डाटा अबाउट कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंस एंड फीडबैक। सीआरएम क्या करता है? कलेक्ट करता है डेटा और उससे हम बनाते हैं इन्फॉर्मेशन। कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्या वो चाहता है, और कस्टमर से हम फीडबैक भी लेते हैं कि हमें पता चल सके कि हमारा काम उनको कैसा लगा, क्या हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इससे एक अच्छा लॉयल रिलेशनशिप बनता है ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में। SCM uses this information to plan production, inventory and delivery more efficiently। मान लो कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है तो हम लोग भी उसी तरीके से अपना फ्लो भी तेज करेंगे, हम अपना प्रोडक्शन का स्पीड तेज करेंगे कि डिमांड ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन की भी ज़रूरत रहेगी कि जिससे जितनी जल्दी हम वो डिमांड फुलफिल कर सकें, कस्टमर को खुश रख सकें। तो SCM का काम होता है प्रोडक्शन का प्लान करना, इन्वेंट्री करना और डिलीवरी करना, कम से कम टाइम में जितनी जल्दी स्पीड हो सके, जितना एफिशिएंटली हम काम कर सकें। When CRM and SCM work together, the company can deliver the right product in the right quantity at the right time। जब दोनों मिल के साथ में काम करते हैं तो कंपनी सही टाइम पे, सही प्रोडक्ट पे और सही जगह पे अपना प्रोडक्ट पहुंचाती है। एग्जाम्पल, if CRM data shows high demand for product, SCM increase production and adjust distribution accordingly। अब कह रहा है कि जब दोनों मतलब डिमांड हाई होती है तो एससीएम क्या काम करता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, एडजस्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग, जिसकी भी जहाँ ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करा जाता है। ठीक है, एससीएम जब सीआरएम दिखाता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि कस्टमर, ये आप लॉजिस्टिक्स के जो भी ऐप होते हैं उसमें आप देखेंगे तो आप मिंत्रा देख रहे हैं तो आप उनको डाटा मिलता रहता है कि प्रोडक्ट बहुत देखा जा रहा है या विश लिस्ट में ऐड करा जा रहा है या लोग बहुत खरीद रहे हैं पर बहुत लोग देख रहे हैं, तो वैसे वैसे उनको डाटा मिलता जाता है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन तेज करी जाती है। ठीक है, लो डिमांड है तो फिर प्रोडक्शन नहीं करी जाएगी, पहले पुराना ही माल बिक जाए, तो कंपनी की उम्मीद यही होती है। बेनिफिट क्या होता है अगर दोनों का इंटीग्रेशन हो जाए, मिला दिया जाए तो? बेटर फोरकास्टिंग में मदद होती है, प्लानिंग में मदद होती है, फास्टर आउट ऑर्डर फुलफिलमेंट, जितनी ज़्यादा अच्छा दोनों का वो होगा, मर्ज हमें मिल जाएगा तो हम उतनी ही जल्दी ऑर्डर फुलफिलमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ ये प्रोडक्ट और डिमांड बढ़ा सकता है और लोगों को चाहिए, तो उतनी जल्दी हम प्रोडक्शन करके जल्दी प्रोडक्ट तैयार करके डिलीवरी के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन और अच्छे से आता है। और रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट कम होता है, आपके पास अपने वेयर हाउस में या इन्वेंट्री में रखने की जरूरत नहीं रहेगी, प्रोडक्ट बनाया तुरंत बिक गया। ठीक है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट हमें बच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन जो है डिपार्टमेंट्स, जैसे मार्केटिंग होता है, सेल्स वाले होते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन चलता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ चलते हैं सेकंड टॉपिक पे,
कि आईटी क्या मदद करता है यहाँ पे। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड फॉर सप्लाई चेन एंड सीआरएम। आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली आज के टाइम पे हर कंपनी आईटी के भरोसे ही है। अब वो ज़माना जा चुका है जहाँ लिखा जाता था या ये होता था एक फाइल से वो फाइल, आजकल बेसिकली कंप्यूटर पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। आईटी भी बहुत अपग्रेड होता जा रहा है। आने वाले टाइम में तो कहा जा रहा है कि बहुत सारी, सुना ही होगा आपने कहीं ना कहीं कि एआई सबकी जॉब खा जाएगा। अब देखा जाएगा कितनी किसकी जॉब खा रहा है, पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती जा रही हैं, ठीक है। एआई मैनेज करने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए ही होता ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ बोथ एससीएम एंड सीआरएम। इट हेल्प्स कलेक्ट, प्रोसेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन क्विकली अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, ठीक है, तो उसको एक ही जगह बैठे बैठे आप कहीं भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं भी शेयर कर सकते हैं। प्रोसेस करने में कम टाइम लेता है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं क्विकली अपने पूरे इंटायर नेटवर्क में, अपने डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है। ये हमें आईटी मदद करता है। मेजर आईटी टूल्स क्या होते हैं जो इनको मैनेज करने में काम आते हैं? पहला होता है ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि फाइनेंस वगैरह, प्रोडक्शन, सेल्स, लॉजिस्टिक्स, इन सबको मैनेज करना। इंटीग्रेट ऑल बिजनेस प्रोसेस सच एज फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड सेल्स, लॉजिस्टिक्स, सबको एक ही जगह लाके एक ही जगह मैनेज करना। सीआरएम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे टूल्स लाइक अ सेल्स फोर्स, जो हो दैट हेल्प्स कस्टमर इंटरेक्शन। अब ये सारे काम क्या करते हैं? कस्टमर इंटरेक्शंस के हमें डाटा लाके देते हैं, ठीक है। सेल्स फोर्स हो गया, जोहो हो गया, तो ये सारे टूल्स होते हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है इनको। ये मैनेज करते हैं कस्टमर इंटरेक्शन के, कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या डिमांड है, क्या उसे पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। सीआरएम सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन मैनेजिंग प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री एंड सप्लायर्स। ये मैनेज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है परिवहन, कौन सा हमें सोर्स लेना है, कि रोड की जाएँ, कि प्लेन से जाएँ, कि शिप से जाएँ, कि ट्रेन से जाएँ, ये सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्टेशन भी वही सेम चीज़ होती है लगभग, ठीक है, कि कौन सा हमें एक तरीके का व्हीकल लेना है, ठीक, ये सारी चीज़ें। इन्वेंट्री बेसिकली पता है कि क्या होती है, जहाँ सामान रखा जाता है, उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है। सप्लायर्स, कौन ले जाएगा, किसको हम टेंडर दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, कौन हमारे लिए फायदेमंद है, ये सारी चीज़ें। फोर्थ, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इंटरचेंज, अलाउज बिजनेस टू एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइस एंड ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसमें क्या होता है कि हम अपना जो भी होता है कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसी को भी इनवॉइस, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, अमेजॉन में खरीदते हैं, तो आपके सामने लिख के आ जाता है कि ये पैसा इतना जीएसटी में कटा है, ये इस चीज़ की फीस है, ये हैंडलिंग फीस है, ये सारी पूरा इनवॉइस आपके सामने बन के आ जाता है। आप चाहें तो उसे पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है इसका RFID की हम लोग ने कल, या मतलब जो भी अब वीडियो बाद में कई लोग देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे कि इसका मैंने लास्ट यूनिट में बताया भी था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ट्रैक गुड्स इन रियल टाइम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और शॉर्टेज, ठीक, स्टोरेज। ये हमारा जो रियल टाइम में डेटा बताता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक का पहुँच गया है, ठीक है, कहाँ से निकल चुका है। बेसिकली आप ये भी अमेजॉन में देखते हैं या कोई भी ऐप में देख सकते हैं, जो भी डिलीवरी वाला होता है, जोमेटो वाला ही क्यों ना हो, तो आप देख सकते हैं आपका खाना बन रहा है, अब डिलीवरी वाला लेने आ गया है, डिलीवरी वाला लेके यहाँ तक का पहुँच गया। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखती हैं। कहीं उससे दूर से प्रोडक्ट आता है, मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं, आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है पुणे से, तो पुणे से दिखाता है कि अरे वो मुंबई पहुँच गया, मुंबई से नासिक आ गया है, नासिक से दिल्ली उतार दिया गया, दिल्ली में कल आपके पास इतने टाइम तक का पहुँच जाएगा। ऐसे ऐसे पूरा डाटा दिखाया करता है, तो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। Data analytics and AI used to forecast demand and identify trends and improve decision making, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स और एआई क्या मदद करते हैं हमें? बेसिकली मेन सबसे ज़्यादा याद रखना है, क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, इंप्रूव करते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग, और ये फोरकास्ट करने में, प्रेडिक्ट करने में कि डिमांड बढ़ सकती है कि घट सकती है, ये सारी चीज़ें, और जो आने वाले ट्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। 7 है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग कहता है कि प्रोवाइड्स easy access to data and allows multiple department to work together online। हम अपना एक जगह पे, बेस्ट एग्जांपल है आपके पास गूगल ड्राइव, आप अपना चाहें तो डेटा वहाँ पे चढ़ा सकते हैं, फिर उसको जिसके साथ शेयर करेंगे वो भी एक ही साथ आप भी देख सकते हैं, वो जिसको शेयर करा वो भी देख सकता है। तो एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स उसको देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। इंपॉर्टेंस क्या होता है? विद द IT बोथ CRM SCM बिकम फास्टर, मोर एक्यूरेट एंड डाटा ड्रिवन। इससे हमारा IT की हेल्प से क्या होता है कि CRM SCM थोड़ा तेज होता है, काम हमारा एक्यूरेट होता है और डाटा ड्रिवन होता है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आसानी होती है, एनालिटिक्स करने में आसानी होती है, एनालिसिस करने में आसानी होती है, ठीक। चलते हैं आगे। थर्ड, फंक्शनल कंपोनेंट्स फॉर CRM। अब फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, ऑपरेशनल होता है, एनालिटिकल होता है, कोलैबोरेटिव होता है।
तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जानते हैं आगे क्या कहता है बुकिश लैंग्वेज में। सीआरएम हैज थ्री मेन फंक्शनल कंपोनेंट्स, ऑपरेशनल, एनालिटिक्स एंड कोलैबोरेटिव। ऑपरेशनल सीआरएम क्या होता है कि जो डे टू डे हमारा कस्टमर इंटरेक्शन होता है, जो कस्टमर के साथ चीज़ें होती है, उसे कहते हैं ऑपरेशनल। Deals with day-to-day customer interaction include sale automation, customer service and marketing automation, जिसमें हमारा सेल्स को लेके और कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, सारी चीज़ें, ठीक है। कस्टमर सर्विस में सब कुछ आता है, पहले से लेके बाद तक का, क्योंकि कस्टमर कई बार प्रोडक्ट वापस भी कर देता है, उनके खुद के रीज़न होते हैं, रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, रीयूज़ हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, जो भी उनके रीजन चलाएं, ठीक है। और मार्केट ऑपरेशन, क्या कि मार्केट में हम कैसे उसको प्रमोट करें या हमारा क्या चल रहा है हिसाब, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल, सेंडिंग प्रमोशनल ईमेल्स और रिकॉर्डिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट बताए ना कि सामान वापस करा, कोई रीज़न देंगे, ये सारी कंप्लेंट्स वगैरह, ठीक है। प्रमोशनल ईमेल्स क्या होते हैं, मार्केटिंग करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। आप अगर आप लिंक्डइन वगैरह या कुछ भी चलाते होगे, अमेजॉन भी चलाते होगे, मिंत्रा भी चलाते होगे, तो आपको प्रमोशनल ईमेल्स आते रहते होंगे। आप तो व्हाट्सएप पे भी भेजने लगे, आपका डाटा उनके पास नंबर मिल चुका होता है, तो व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं कि ये प्रोडक्ट सस्ते में आपने लिस्ट में ऐड कर रखा है, इसका प्राइस गिरा, ये सारी चीज़ें वो खुद ही बताते रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रमोशनल ईमेल्स होते हैं। अगला, एनालिटिकल सीआरएम, एनालाइज कस्टमर डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड्स। एनालिटिकल सीआरएम क्या करता है कि कस्टमर के जो खरीदने का पैटर्न होता है वो समझता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर क्या चाहता है, कैसे चाहता है। अगर आप अभी भी सोशल मीडिया अगर यूज़ करते होंगे, बेसिकली करते ही होंगे, आज के टाइम पे कौन नहीं कर रहा है, पर नहीं भी करते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अमेजॉन पे शूज़ देख के जाओ या कुछ भी देख के जाओ, तो आपको सोशल मीडिया एड्स उसी से रिलेटेड आने लगते हैं, ठीक है। आप एक बार गूगल पे जाके ऐसे ही सन ग्लासेस सर्च कर लो, तो कोई जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लेंसकार्ट हो या टाइटन हो, तो ये आपको सन ग्लासेस दिखाने लगते हैं कि सन ग्लासेस यहाँ से ले लीजिए, ये ट्रेंड चल रहा है। तो ये क्या आपका डेटा उनको मिला, ठीक है, उन्होंने आपका पैटर्न समझा कि इसको ये सन ग्लासेस देख रहा था, इसको सन ग्लासेस के एड्स दिखाओ, जिस वजह से इसको मोर ऑप्शन दिखे, ठीक है, खरीदने। वो आप उनका हिसाब से है कि उनके हिसाब से ये कि आपको खरीदने के लिए लालच कर रहे हैं कि हाँ ये, और उस पर लिख के भी देते हैं कि 50% ऑफ, आप पहली बार यहाँ से खरीदने जा रहे हैं तो इतना ऑफ, ये सारी चीज़ें, ये आपके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, कस्टमर के बाइंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हेल्प्स इन सेगमेंटेशन, फोरकास्टिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। सेगमेंटेशन में हेल्प करता है फोरकास्ट करना कि प्रिडिक्ट करना डिमांड ज़्यादा होगी कम होगी। परफॉर्मेंस ट्रैक करने में हेल्प करता है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बेकार कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है, परफॉर्मेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रैक करने में, ट्रैक करोगे तो हेल्प तो कर ही सकते हो अपने परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए। एग्जाम्पल, एनालाइजिंग कस्टमर परचेज हिस्ट्री टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बाइंग बिहेवियर। अब देखो बेसिक चीज़ सिंपल यहाँ पे लिखी है, आपने जो बहुत सारे प्रोडक्ट कभी ना कभी खरीदे ही होंगे, तो फिर उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाने लगता है। अमेजॉन में आप कपड़े खरीदते रहो, इधर उधर घर के सामान खरीदते रहो, तो बेसिकली आपका एल्गोरिदम वही दिखाने लगता है कि इससे कपड़े चाहिए रहते हैं, इसे जूते चाहिए रहते हैं, घर का सामान चाहिए रहता है, तो ऐसी चीज़ें दिखाता है। अब आपको ये नहीं दिखाने लगेगा कि बाइक खरीद लो, कार खरीद लो, वो आपके पैटर्न समझने का ट्राई करता है, तो उसी तरीके से आपको दिखाता है। अगर आप सर्च करोगे कार बाइक, तो आपको कार बाइक के एड्स दिखाएगा, या आप अमेजॉन खोलोगे तो ऊपर ही कार बाइक का ही दिखाने लगेगा कि ये कार आपने लास्ट टाइम देखी थी, रिसेंट सर्च थे, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। कोलैबोरेटिव सीआरएम focuses on communication and sharing information between departments and customers। लास्ट है ये इसका। कोलैबोरेटिव सीआरएम क्या होता है, फोकस करता है कम्युनिकेशन में एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड कस्टमर्स। इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन या डेटा होता है उसको शेयर करना होता है किसके बीच, डिपार्टमेंट्स और कस्टमर्स के बीच। एग्जाम्पल, अलाउइंग सेल्स एंड सपोर्ट टीम्स टू एक्सेस द सेम कस्टमर डेटा फॉर बेटर सर्विस। इससे क्या होता है कि सेल्स और सपोर्ट टीम्स को सपोर्ट मिलता है, ठीक है, एक तरीके से क्या करने में कि जो सेम कस्टमर है उसका डेटा जो है उसको बेटर सर्विस देने में। उसका डेटा मिल चुका है तो उसे हम अच्छी तरीके से बता सकते हैं, उसको प्रमोशनल में उसी चीज़ों से रिलेटेड भेजेंगे ना फिर, या कुछ भी होगा उस तरीके के ही उसको डेटा ऐड दिखाए जाएंगे, जिससे वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे या उस टाइप के प्रोडक्ट खरीदे या हमसे प्रोडक्ट खरीदे, ये सारी चीज़ें। ऑल थ्री कंपोनेंट्स टुगेदर इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग, सर्विस एंड लॉयल्टी ऑफ कस्टमर। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे इंप्रूव करते हैं किसमें, अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, सर्विसेज इंप्रूव करते हैं कि कैसी सर्विस देनी है, और लॉयल्टी ऑफ कस्टमर भी इंप्रूव कराता है। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट मान के चलो, आजकल बहुत ज़्यादा ग्रीन चीज़ों से पूछा जाता है। ग्रीन का भी लास्ट टाइम हम लोग ने किसी सब्जेक्ट में पढ़ा था, या मे बी या लास्ट यूनिट में पढ़ा होगा, ठीक है, मुझे इतना अभी याद नहीं है, पर पढ़ा था अभी ग्रीन से कुछ रिलेटेड। तो ग्रीन से आ गए हैं तो ग्रीन लेके चलते हैं, ठीक है। ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिफर्स टू द इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल थिंकिंग इनटू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या कह रहा है कि ग्रीन नाम सुन के बेसिकली समझ लो ऐसी चीज़ें करना जो एनवायरमेंटल
या इन्वायरमेंट के लिए या आसपास चीज़ों के लिए किसके लिए अच्छा हो, ठीक है, नुकसानदायक ना हो। जैसे कहा जाता है कि प्लास्टिक का कम यूज़ करें, ठीक है, और रीयूज़ करें प्लास्टिक को, ठीक है, फेंकें नहीं कहीं भी। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ काम करना जो इन्वायरमेंटल के लिए हेल्दी हो, एक तरीके से ग्रीन मतलब हेल्दी हो, किसके लिए, इन्वायरमेंटल के लिए, आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए, आसपास माहौल के लिए, ठीक है। इट इंक्लूड्स रिड्यूसिंग वेस्ट, यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स, रिसाइकिल, अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस थ्रू आउट द सप्लाई चेन। रिड्यूस कम वेस्ट रिड्यूस करना मतलब कम करना, यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स, जैसे पॉलीथीन की जगह पेपर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि पेपर क्या होता है कि मिट्टी वगैरह में जाता है तो डिजॉल्व हो जाता है कुछ टाइम बाद। पर प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है, प्लास्टिक को तो कहा जाता है कि बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, हम लोग से भी ज़्यादा समय लग जाए, क्या बताओ, उस टाइम बहुत रह भी जाती है। बेसिकली आपको बता दूं, अगर आपने प्लास्टिक के बारे में कितना ही जाना है कि नहीं जाना है, पर आप कागज़ फेंकेंगे तो घास पे फेंकेंगे, कुछ टाइम बाद वो कागज़ वहीं पे डिजॉल्व हो जाएगा, अगर उड़ के नहीं जाता है तो। अगर आप पॉलीथीन फेंक देते हैं किसी घास पे या वहीं पे पड़ी रहती है, ठीक है, बहुत टाइम तक का, तो उसके नीचे से घास भी गायब हो जाएगी और दोबारा पता नहीं घास कितने टाइम बाद आएगी, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कुछ नहीं कह सकते। और मान लो 30 साल बाद आएगी भी ना, तो ऊपर धूल जमने की बात आएगी। 30 साल बाद खोदोगे तो वो प्लास्टिक वहीं पे थोड़ा डिजॉल्व होता दिखेगा, पर उतना हुआ नहीं होगा, अभी भी वो हमारे लिए नुकसान ही कर रहा है, ठीक है, ये चीज़। तो की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं इसके, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, ठीक है, कि बाद में कस्टमर को दिक्कत ना हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना, ठीक, डिज़ाइन करना, एटलीस्ट जो प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते हो पूरा, पर उसकी पैकेजिंग ऐसी हो कि इको फ्रेंडली हो, कम से कम वेस्ट निकले उससे। यूज़ ऑफ रिसाइकिल एंड बायोडिग्रेडेबल पैकिंग, ऐसी पैकिंग करो कि वो मिट्टी वगैरह या बायोडिग्रेडेबल हो जाए, एक तरीके से ख़त्म हो जाए, पॉलीथीन की तरह नहीं कि पड़ी है तो फिर वो जगह ही बर्बाद कर देगी, ठीक है। आगे, एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना जो एनर्जी इफिशिएंट हो, ज़्यादा एनर्जी मत खाती हो। आजकल तो ईवी का भी बहुत कुछ हो चुका है, तो ईवी की मदद ले सकते हैं आप, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो बस। वेस्ट रिडक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, हमें ऐसे काम करना है कि वेस्ट कम से कम हो और पॉल्यूशन कंट्रोल में रहे। रिवर्स लॉजिस्टिक्स फॉर रिसाइकलिंग, हम लोग रिवर्स लॉजिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए, ठीक। बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है, बचाना है। अगला, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, पैसे का बचते हैं इससे, ऑपरेशनल कॉस्ट में कम से कम होते हैं एक तरीके से। इंप्रूव ब्रांड इमेज एंड कस्टमर ट्रस्ट, हमारी इमेज भी इतनी अच्छी होती है कि आप किसी भी कंपनी के बारे में सुनो कि अरे यार ये कंपनी तो आसपास एनवायरमेंटल का भी ध्यान रखती है, इसके प्रोडक्ट खरीदो, ये ग्रीनरी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा वैसा, इसमें कस्टमर ट्रस्ट भी गेन होता है, ठीक है, इमेज अच्छी बनती है, ठीक है, कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करोगे तो एक एग्जाम्पल सेट करते जाओगे। हेल्थ कंपनीज मीट गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, कंपनीज गवर्नमेंट के जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन होते हैं उससे कंपनीज को मदद मिलती है, ठीक है, जो भी उनके दायरे हैं वो मीट करते हैं, स्टैंडर्ड होता है वो सेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी। सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि इट मीन्स द सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन ऑपरेशंस रिस्पॉन्सिबिली। तो इसमें क्या होता है कि हमारे सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक, इसको तीनों को सपोर्ट करता है, मैनेज करता है कि हम अपने ऑपरेशन को रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर सकें, ठीक है। एक तरीके से बेसिकली कहा यह जा रहा है कि सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी मैनेज करता है सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हमारे सप्लाई चेन ऑपरेशनल पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरह। ये क्या काम करता है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल को करता है। इसमें ग्रीन वाला जो है ना ऊपर, वो इंक्लूड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी बात आ चुकी है, ठीक है, इन्वायरमेंटल की बात है, इकोनॉमिक की बात है, तो ग्रीन वाला जो अभी ऊपर पड़ा था, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये इंक्लूड रहता है, ठीक है। ये काम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फोकस के लिए काम करता है, लॉन्ग ओरिएंटेड है एक तरीके से। इट फोकसेज ऑन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर बिजनेसेस, सोसाइटी एंड द प्लैनेट, ठीक। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कहाँ दिखाता है, बिजनेस पे दिखाता है, सोसाइटी पे दिखाता है और प्लैनेट पे दिखाता है। मेन डायमेंशंस क्या होते हैं इसके, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूसिंग एमिशंस एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट। रीन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल करना, इससे क्या होता है, एमिशंस मतलब प्रदूषण, जो आसपास आज आजकल देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा प्रदूषण है, ये पॉल्यूशन कम करने में मदद करता है और वेस्ट कम करता है। सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि इंश्योरिंग फेस लेबर प्रैक्टिस, वर्क सेफ्टी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। लेबर्स के साथ फेयर प्रैक्टिस होती है, जिसको जितना चार्ट देना है वही करना, कि ये नहीं कि फेवरेटिज्म दिखा दिया कि यार उसने कम काम करा उसको भी बराबर पैसा, इसको भी ये वो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। काम के हिसाब से पैसा, जो बात तय है वही करना, ठीक। फेयर प्रैक्टिस करना, ठीक, किसी के साथ गलत नहीं करना है।
वर्क सेफ्टी, एक रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, लेबर लॉज भी होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको फॉलो करना है, ठीक है, उनको तोड़ना नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है या जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टैंडर्ड सेट होते हैं, पर आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो भी करना होता है। खुद से भी खुद की कंपनीज़ के भी कई लॉज होते हैं, कॉपरेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, ठीक है। इतने से इतना ही काम कराना है, 9 to 5 का आप कर रहे हैं, बताते हैं स्टार्टिंग में अपने एम्प्लॉयज़ को, पर उसके बाद आप उसको 6-7 बजे तक का भी काम करा रहे हो और पैसा भी उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हो, तो ये सारी गलत ट्रेड नहीं प्रैक्टिस करनी है, अच्छे फेयर लेबर प्रैक्टिस करनी है, अच्छे ट्रेड प्रैक्टिस करनी है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी वाइल अडॉप्टिंग एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। जब आप सही तरीके से अपना बिजनेस कर रहे होंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट बनाना है, अडॉप्ट करना है एथिकल, मतलब कोई इलीगल काम नहीं करना है, एथिकल तरीके से काम करना है, साफ सुथरा काम करना है। इंपॉर्टेंस, सस्टेनेबल सप्लाईज चेन्स बिल्ड ट्रस्ट, अट्रैक्ट इको कॉन्शियस कस्टमर्स एंड इंश्योर्स लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आप ये फॉलो करते हो तो इससे क्या होता है? बिल्ड ट्रस्ट होता है और हमारे कस्टमर के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनती है उनके साथ। एग्जाम्पल, कंपनीज लाइक यूनिलीवर एंड टेस्ला यूज रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिसाइकलेबल मटेरियल टू मेंटेन सस्टेनेबल ऑपरेशन। आपने यूनिलीवर का नाम सुना होगा, कभी ना कभी टीवी में ऐड देखा होगा। तो वो जो भी बनाते हैं शैम्पू वगैरह, वो बोलते हैं कि आप उनका जो भी प्लास्टिक का डब्बा उन्हें वापस कर सकते हैं, या ऐसी जगह मत फेंकिए, कहीं फेंकिए कि उसको इस्तेमाल करा जा सके, वो प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल करा जा सके, जिससे वो रिसाइकल करके फिर से वो उसमें अपना प्रोडक्ट डाल सके, या कहीं कोई और उसको रिसाइकिल करे, बट उसको ऐसे उल्टी सीधी जगहों पे मत फेंकिए। यूनिलीवर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका, ठीक है। टेस्ला ने भी यही करा कि जो बैटरीज हैं उसको सही से इस्तेमाल करना, ठीक है, पुराने वेस्टेज को ही नया तरीके से बनाना, रिसाइकल करना, रीयूज़ बनाने लायक करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बैटरी ख़राब होगी तो फेंका है, उसको सही करना, रिसाइकल करना, फिर से उसको इस्तेमाल करना, ये टेस्ला ने करा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो चुका है, 5th यूनिट भी खत्म हो चुकी है और ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है हमारा सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का। और मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, और सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे फिर से अगेन, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपने फीडबैक्स कमेंट में बता सकता है, और आई होप कि आया ही होगा। नहीं आया है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो भी किसी के डाउट्स होते हैं या क्वेश्चन होते हैं तो मैं उसका एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर आप पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।